स्टूडेंट, मैं गीता। स्टार्ट करते हैं अपनी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की सीरीज़ बाय अजय कुमार। हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जो चैप्टर 4 कर रहे हैं हम इसके अंदर। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 4 यहाँ तक कंप्लीट डाला हुआ है। तो आज हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे CFT। तो CFT में हमने किस तरह से CFT ने मतलब कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया या उनके इंट्रैक्शन के बारे में बताया, मेटल और लिगेंड के बारे में। तो ये हम अपनी इसमें स्टडी कर चुके हैं। अब हम हमारा है CFT इन लैंथेनॉइड कॉम्प्लेक्स कि लैंथेनॉइड कॉम्प्लेक्स में जो CFT होती है वो क्या होती है। तो जो लैंथेनॉइड कॉम्प्लेक्स होते हैं हमें पता है वो F ब्लॉक्स एलिमेंट होते हैं, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि जो F ऑर्बिटल्स होता है वो डीपली बरीड होता है, मतलब वो बहुत सारे ऑर्बिटल्स के इनसाइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो जो लिगेंड का इफेक्ट है ना वो F ऑर्बिटल के ऊपर ज़्यादा नहीं पड़ता। तो इसलिए उनकी जो स्प्लिटिंग्स होती है ना वो या तो होती नहीं, और होती है तो वो बहुत ही लेस होती है, ठीक है। तो इसलिए हम इसके अंदर स्प्लिटिंग की CFT के बारे में हम कम स्टडी करते हैं, या फिर इसके कंपाउंड इस तरह के स्प्लिटिंग वाले कॉम्प्लेक्सेस मिलते नहीं हैं। सो नेक्स्ट आते हैं हम इसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग के ऊपर, ठीक है। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करने हैं हमें, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होना चाहिए किसी भी कॉम्प्लेक्स में। तो सिंपल सा है ये। देखो, जैसे कि कोई भी ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अगर ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन है, डी इलेक्ट्रॉन के कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं हमने पढ़े थे, 3 होते हैं हमारे पास, T2G बोलते हैं, ठीक है। और 2 ऑर्बिटल होते हैं हमारे EG, ठीक है। तो जो डी इलेक्ट्रॉन है, अगर हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, हमें पता है कि जो हम ऑक्टाइडल के अंदर स्प्लिटिंग पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी कि T2G नीचे था ऑर्बिटल और EG ऊपर था, ठीक है। अगर D1 का केस है हमारे पास, D1 का अगर हमारे पास केस है तो एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इसमें होगी T2G में, ठीक है। D2 का केस है सेम, इसमें आएगा। D3 का केस है तो इसमें आएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन तक का हमारी फिलिंग किस में होगी, T2G में होगी, ठीक है। क्योंकि पहले हमें नीचे वाले फिल करने हैं। पोलिंग एक्सक्लूड, जो हमने रूल्स पढ़े थे कभी +2 में, कि हंस रूल और पोलिंग्स रूल क्या कहता है कि सबसे पहले हमें लोवेस्ट एनर्जी के फिल करने होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ फिल होगा, नेक्स्ट यहाँ पेयरिंग होगी, ऊपर जाएगा। वो डिपेंड करता है लिगेंड के ऊपर, ठीक है। अगर हमारा अब एक बार हम इसमें पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा इसको स्टडी कर लेते हैं तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये क्या है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन T2G एंड EG ऑर्बिटल डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल नोट के ऊपर डिपेंड करेगा। डेल नोट क्या है, डेल नोट है हमारा डिस्टेंस, जैसे स्प्लिट किया था 5 ऑर्बिटल्स हमारे स्प्लिट किए थे, ये डी ऑर्बिटल जो 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। जब ये स्प्लिट करते हैं तो ये EG ऑर्बिटल बनता है ऊपर, नीचे आता है T2G ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये होता है हमारा डेल नोट, ठीक है। वो डिपेंड करता है डेल नोट के ऊपर। अगर डेल नोट स्मॉल है, ठीक है, अगर ये डिस्टेंस कम है, मतलब इनके बीच में गैप कम है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर चला जाएगा, है ना। क्योंकि गैप कम होगा तो यहाँ फिल होके अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन T2G एंड EG सेट टेक प्लेस हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। तो इन कॉम्प्लेक्स स्मॉल डेल वैल्यू, अगर डेल वैल्यू कम है तो जो 4th इलेक्ट्रॉन डेल नोट द फर्स्ट 3 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड T2G ऑर्बिटल, और जो 4th और 5th इलेक्ट्रॉन है वो EG में चला जाएगा, ठीक है। अगर गैप कम है तो डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा। अगर गैप बहुत ज़्यादा है, मान लो T2G ऑर्बिटल यहाँ पे है और EG ऑर्बिटल कहीं ऊपर है, तो क्या जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा ऊपर नहीं जाएगा, वो हमारा नीचे ही पेयरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के ऊपर, पहली बात, ठीक है। अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो जो पेयरिंग है वो T2G में ही हो जाएगी, तो 6 इलेक्ट्रॉन T2G में आ जाएंगे। उसके बाद जो 7th इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ तो स्पेस है नहीं, तो इसलिए वो EG में जाना पड़ेगा उसे, तो 7th इलेक्ट्रॉन जाएगा EG में, ठीक। अब ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि डेल नोट स्मॉल होगा या लार्ज होगा, ठीक है। ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, ये हमारे डिपेंड करेगा हमारे लिगेंड्स के ऊपर, ठीक है। तो वीक फील्ड लिगेंड और हाई स्पिन और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब क्या है, जो लिगेंड्स हैं अगर वो वीक फील्ड लिगेंड हुए, ठीक है। वीक का मतलब क्या है कि वो पेयरिंग नहीं कराएंगे इलेक्ट्रॉन की। मान लो 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो हम पहले भर देंगे T2G में, A1 2 3, ये है हमारा T2G, ठीक है। और जो हमारा 4th इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा, ठीक है। अगर वीक लिगेंड होगा तो क्या कराएगा, वो पेयरिंग नहीं कराएगा, 4th इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेज देगा, ठीक है। इट मीन्स वीक फील्ड लिगेंड के केस में जो इन दोनों के बीच में गैप होता है ना, वो गैप बहुत कम होता है, ठीक है। कम होगा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, है ना, ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा। अभी हम यहाँ देखते हैं, इन वीक फील्ड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स 3D सीरीज विद ऑक्सीडेशन नंबर ग्रेटर देन +3 और इक्वल्स टू, less than +3 or equals to, the value of del note is small and there will be no pairing of d electron, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए, या तो +3 होनी चाहिए या इससे कम होनी चाहिए,
ठीक है, इससे ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होनी चाहिए। तो अगर ऐसा केस है तो जो जो डेल नोट का गैप होता है वो बहुत कम होता है और इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, ठीक है, पेयरिंग नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, ऊपर। देखो सिंपल सी बात है, जब T2G और EG तुम्हें पता है कि स्प्लिट होंगे, तो जब स्प्लिट होते हैं तो उनके बीच का अगर गैप बहुत ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन तो ऊपर जा नहीं पाएगा ना, फिर नीचे ही रहेगा, वो क्यों इतनी मेहनत करके ऊपर जाएगा। लेकिन अगर गैप कम है तो वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो इट मीन्स पेयरिंग नहीं होगी, है ना, पेयर नहीं हुआ ना, इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल फिल हो गए, तो ऊपर चला जाएगा। देयरफॉर इन द वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स D4 D5 D6 D7 देयर इज नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। वीक फील्ड में क्या है, गैप कम होता है तो पेयरिंग नहीं होगी। दिस कॉम्प्लेक्स हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो वीक फील्ड के केसेस में क्या है, जब पेयरिंग नहीं होगी तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब हाई स्पिन, स्पिन क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, ठीक है। दिस कॉम्प्लेक्स हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन called high spin. The term high spin or spin free is used because this complex have same number of spin as in d orbital of free metal cation. कहने का मतलब क्या है कि अगर तुम्हारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो अगर तुम सिंपल, अगर कोई स्प्लिटिंग नहीं है, अगर फ्री मेटल प्रेजेंट है, ठीक है, तो अगर डी ऑर्बिटल में तुम इलेक्ट्रॉन फिलिंग करोगे 5 की, तो तुम कैसे करोगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो इनकी स्पिन कितनी है, 5/2। ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन हुई ना, हम स्पिन निकालते हैं ना 1/2 करके, तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, तो 5/2, ठीक है। लेकिन जब तुम स्प्लिटिंग कराओगे इस केस में, तो स्प्लिटिंग कराने के बाद भी तुम्हारे पास क्या रहेगा, एक तुम्हारे पास T2G है, एक तुम्हारे पास EG है, ठीक है, 1 2 3 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो 4 और ये गैप कम होता है, तो ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, तो भी क्या है, स्पिन क्या आई है, 5/2, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आइदर फ्री स्टेट में हो मेटल या फिर वो स्प्लिटिंग किया हो, तो दोनों में ही क्या होएगा, डी इलेक्ट्रॉन की जो स्टेट है वो सेम ही आएगी, ठीक है। और उसके लिए कंडीशन क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो 3D सीरीज़ के हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट या तो +3 होनी चाहिए या +3 से कम होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड है हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और स्पिन या स्पिन पेयर्ड। इन स्ट्रॉन्ग फील्ड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन नंबर इन जनरल, ऑक्सीडेशन क्या होगी जनरली, या तो +2 होगी या +2 से ज़्यादा होगी, ठीक है। द वैल्यू डेल नोट इज़ लार्ज, डेल नोट की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों के बीच में क्या होगा, डेल नोट ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही पेयर हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में पेयरिंग को हम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो D4 D5 D6 पेयरिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस इन 2TG, ठीक है। तो अगर पेयरिंग हो जाएगी तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, क्योंकि स्पिन क्या हो जाएगा, पेयर्ड हो जाएंगे, ठीक है। द टर्म लो स्पिन और स्पिन पेयर्ड, या तो इसे बोलेंगे लो स्पिन या स्पिन पेयर्ड, ठीक है। हैविंग मोर नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट इज़ नोटेड दैट वीक फील्ड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑलवेज आर नॉट द हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एक और बात है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, इसने क्या कहा है कि ये याद रखना कि ज़रूरी नहीं है कि जो वीक फील्ड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जितने भी, वो हाई स्पिन के ही कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, मतलब वो पेयरिंग नहीं कराएंगे। द मेटल कैटायन 3D ट्रांजिशन सीरीज विद ऑक्सीडेशन नंबर ग्रेटर देन, क्योंकि वो कंडीशन दी है ना उसने कि या तो +3 हो या +3 से कम हो। अगर किसी के ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है या 4D और 5D सीरीज़ के एलिमेंट है नीचे वाले, ठीक है, वो हमेशा क्या कराएंगे, मेटल कैटायन ऑलवेज फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। हमने पीछे पढ़ के आए हैं हम कि जो भी 4D और 5D के मेटल है वो सारे क्या बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह ही एक्ट करते हैं वो किसी भी लिगेंड के साथ, ठीक है। जैसे कि ये है तो इसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह ही एक्ट करेगा। ठीक है, देखो निकल क्या है, +4 में है, +4 में तो लो स्पिन, ठीक है, डायमैग्नेटिक, F नेगेटिव, जबकि वीक लिगेंड है तब भी +4 में क्या है, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह ही एक्ट करेगा, ठीक है। या फिर रोडियम, ये केस है, रोडियम क्या है, 4D सीरीज़ का एलिमेंट है, 4D है तब भी ये लो स्पिन बनाएगा। लो स्पिन का मतलब क्या है कि स्पिन कम है, स्पिन कम है मतलब पेयरिंग ज़्यादा है, ठीक है, इस तरह से कनेक्ट करना। अब सेकंड क्या है, पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी क्या है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फोर्स द 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 1 ऑर्बिटल इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी। कि किसी भी एक ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है, ठीक है, एनर्जी का फोर्स करना 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर होने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर डेल नोट ज़्यादा है, ये क्या है, डेल नोट इज़ ग्रेटर देन पी। अगर डेल नोट हम यहाँ पढ़ते हैं, अगर ये वाला डिस्टेंस हमारा ज़्यादा है, अगर ये ज़्यादा है तो क्या होगा, पेयरिंग हो जाएगी ना, मतलब अगर ये ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा तो नीचे ही पेयर हो जाएगा, ठीक है।
तो ये पेयरिंग हो जाएगी तो वो क्या फॉलो करेगा, लो स्पिन के कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। अगर डेल नोट की वैल्यू कम है, अगर ये डिस्टेंस कम है, ये पास पास में है, ये पास पास में है, तो क्या है, इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो हाई स्पिन के कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। और अगर दोनों इक्वल हैं तो हाई स्पिन और लो स्पिन दोनों ही एग्जिबिट कर सकते हैं, ठीक है, इक्वली चांसेस होंगे इनके। नेक्स्ट है हमारे पास, अब तक जी हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में पढ़ा है, अब हम पढ़ते हैं हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है। देखो एक लाइन और दे रखी है, इन जनरल 4D और 5D के लिए मैंने क्या बताया था, 4D और 5D के अंदर ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिगेंड ही यूज़ होते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह ही एक्ट करता है। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, पेयरिंग होएगी, पेयरिंग होएगी तो मतलब डेल नोट का डिस्टेंस क्या होगा, वो कम होगा ना, नहीं सॉरी, डेल नोट का क्या होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन नीचे पेयर हो जाएंगे, तो डेल नोट की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होएगी, ठीक है। अब हम टेट्राहेड्रल के लिए पढ़ेंगे। टेट्राहेड्रल में हमारे पास आता है, स्प्लिटिंग होती है ऐसे, नीचे आता है हमारे पास ई और ऊपर आता है हमारे पास T2, ठीक है। तो इसमें भी वही केस है, पहले एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा नीचे, सेकंड होगा नीचे, जब थर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो डिपेंड करेगा कि अगर ये जो डिस्टेंस है वो कम है तो थर्ड इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो थर्ड इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ इसने टेट्राहेड्रल के कॉम्प्लेक्स में बताई हुई है। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, ये हमें CFSE, हम इसको बोलते हैं CFSE एनर्जी, ये कैलकुलेट करनी होती है। कैसे निकालते हैं हम ये एनर्जी, हमने देखा था कि जब हमारी स्प्लिटिंग हो रही थी, ठीक है, ये 5 ऑर्बिट जब स्प्लिटिंग हो रही थी, यहाँ पे ये था EG और ये था नीचे T2G, ये था बैरी सेंटर, तो T2G यहाँ नीचे जा रहा था -0.4 और EG ऊपर जा रहा था +0.6, ये वैल्यू थी हमारे पास डेल नोट की, ठीक है। तो हम कैसे एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, अगर तुम्हारे पास D1 का कोई कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है T2G में, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, तो उस एक की मल्टीप्लाई करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन के -0.4 के साथ, ठीक है। तो CFSE क्या आ जाएगी, -0.4 डेल नोट, ठीक। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई -0.4, तो ये आ जाएगी -0.8 डेल नोट, ठीक है। अगर 3 है तो 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं CFSE, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, कि स्टेबलाइज होने के लिए उसको कितनी एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो स्टेबलाइज होने के लिए उसको इतनी एनर्जी चाहिए, तो उससे हम ये ऐसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन, ये कोई भी केस देंगे आपको और आपको एग्जाम में निकालना होगा कि इसकी CFSE कितनी है, ठीक है। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन T2G में है और एक इलेक्ट्रॉन हमारा EG में है, तो T2G कितने उससे डिस्टेंस से नीचे होता है, -0.4 से, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे -0.4 से, प्लस में एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो ये कितने डिस्टेंस से होता है, 0.6 से, तो 0.6 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो प्लस माइनस करके हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो हम दोनों का केस लेंगे, सिंपल, तो ये उसी तरह से कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है, ठीक है। तो अब हम टेबल देख लेते हैं, डायरेक्ट टेबल में ही बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं। एक ये हमारे पास, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया है, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड के कॉम्प्लेक्स है, T2G T4 आ गया, तो 4 की मल्टीप्लाई 0.4 से, 0.6 में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें, तो यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेट करके डेल नोट, अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, तो मतलब पेयर ही पेयर हुआ है ना, T2G4 कैसे लिखोगे, 1 2 3 और 4, तो ये पेयरिंग हुई है ना, तो +P भी लिख दोगे ये पेयरिंग के लिए, अगर 2 पेयरिंग हुई है तो +2P लिख दोगे, ठीक है। तो ये इतना इसमें दे रखा है, यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, उस टेबल के अंदर सारा निकालना दिखा रखा है। एक मिनट, ये इस टेबल में क्या दे रखा है, अगर एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है तो एक इलेक्ट्रॉन की मल्टीप्लाई करेंगे, 2/5 कहाँ से आया है, ये डायरेक्ट ऐसे निकाल रखा है कि जैसे कि हम लिखते हैं ना 0.4 को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4/10, 4/10 का मतलब क्या है 2/5, ठीक है। तो ये वो दिखा रखा था, वैसे लिख लो या वैसे लिख लो, तो दोनों एक ही बात है। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा सबको। ये हमने पढ़ा है ऑक्टाहेड्रल के केस में। अब टेट्राहेड्रल के केस में क्या है कि हमें पता है कि डेल्टी क्या है, टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग तो होती है, यहाँ पर आता है EG, ठीक है, मतलब E और ऊपर आता है T2, ठीक है।
तो ये भी चेंज हो जाता है, ये नीचे आता है -0.6 और ऊपर आता है +0.4, ठीक है। तो डेल टी, एक हमें पता है कि डेल टी किसके इक्वल होता है, 4/9 डेल नोट के इक्वल होता है, मैंने लास्ट वीडियो में कराया हुआ है ये, ठीक है। तो डेल टी की जगह हम 4/9 डेल नोट पुट कर देंगे, अगर हम उसने डेल नोट के केस में पूछा है तो, टर्म में पूछा है तो यहाँ पे ये आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करके डेल नोट आ जाएगा। तो ये ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा सिंपल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे जॉन टेलर डिस्टोर्शन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आज की क्लास के लिए इतना। थैंक यू। ओके।